टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 12, टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 12 निकालें सारे स्टूडेंट्स। टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 12 निकालें सारे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन पेपर दिखाइए मुझे। क्वेश्चन पेपर निकालें सारे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन पेपर सारे बच्चे निकालें। टेस्ट का क्वेश्चन पेपर निकालें। आदि अगली रो के साथ आ जाओ। टेस्ट निकालें सारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 इस बच्चे का टेस्ट। ली अर्न्स $6.75 पर आवर। सवाल पे गौर कीजिएगा, जिस बच्चे का ये सवाल गलत हुआ है इस सवाल की तरफ तवज्जो दें। सवाल आसान है, सवाल आसान है, सिर्फ इसके अंदर पार्ट्स थोड़े से ज्यादा हैं, ठीक है। यही इसी तरह का सवाल हमने टेस्ट से पहले एक वर्कशीट की सूरत में भी किया था ये, ठीक है। मुझे नहीं पता ये सेम सवाल था या डिफरेंट था, लेकिन इसी टाइप का एक सवाल था। टाइप ऑफ द क्वेश्चन वाज सेम। क्वेश्चन नंबर 12, ली earns $6.75 per hour. 1 week she works for 37 hours. 1 week she works for 37 hours. How much does she earn this week? इस हफ्ते उसने कितना काम किया? सो आपके पास 1 घंटे की उसकी सैलरी गिवन है, 37 घंटों की सैलरी निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर 1 आवर की जो सैलरी है वो है $6.75। कैलकुलेटर हाथ में रखें और टोटल उसने कितनी देर काम किया है, 37 आवर्स। आ जाएंगे x इज इक्वल टू 37 मल्टीप्लाई बाय 6.75, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा इसका। 1 month Lee earns $1080. 20% of her earnings are taken off, निकाल दिए जाते हैं इसमें से फॉर टैक्स। ऑफ का मतलब क्या है, माइनस कर देना उसमें से। OFF ऑफ का मतलब है टेकन ऑफ, बीच में से निकाल दिए गए। जो उसकी सैलरी थी उसका 20% निकाल दिया ऑफ हर अर्निंग वर $1080, तो 80% उसके पास रह जाएगा, ठीक है। शो दैट द अमाउंट ऑफ मनी शी हैज लेफ्ट इज 864। सो ये पार्ट नंबर ए का आंसर है। पार्ट बी का 20% उसमें से क्या कर दिया गया था, टेकन ऑफ। ऑफ का मतलब क्या है, ऑफ का मतलब क्या है, माइनस कर दिया गया। शी इज लेफ्ट विद 80% ऑफ $1080। शी इज लेफ्ट विद $1080, 80% ऑफ दैट, ठीक है ये बात क्या नहीं। अब 80% को जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 80 डिवाइडेड बाय 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, और यहां पे आएगा 1080। अब इसको जरा सॉल्व करें, ये वाला 0 इस 0 के साथ कैंसिल, ये 0 इस 0 के साथ कैंसिल, आंसर आएगा बिल्कुल 864। हेंस प्रूव्ड दैट। बस आपने उसको इक्वेशन से प्रूव करके दिखाना है। ली डिवाइड्स $864 in the ratio bill, spending and saving. Bill, spending and saving के अंदर टोटल कितने पैसे थे उसके, ये वाले $864। रेशियो क्या थी उसकी, 9:4:2। 9:4:2। बात समझ रहे कि नहीं, सब बच्चों को समझ आ रही है। अब ली ने क्या किया, जो पैसे बच के थे, जरी सी बात है टैक्स तो निकल जाएगा बीच में से, उसको टैक्स के अलावा जितने पैसे होंगे वो मिलेंगे। टैक्स के अलावा जो पैसे होंगे उसको
वो मिलेंगे। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? अब सुनना जरा, अब ये जो उनसे पैसे हैं ना, ये डिवाइड किया गया है किसके अंदर? 9:4:2 के अंदर। ये 3 रेशियोज है जिसमें इस पैसों को डिवाइड किया गया है। तो ये कहा जा सकता है कि ये जो टोटल डिवीजन उसने की है, टोटल आ रहा था इन रेशियोज का 9 + 4 + 2, कुल मिला के कितना आया? 15 हिस्से किए थे। 9 हिस्से उसने बिल्स को दिए, 4 हिस्से उसने स्पेंडिंग को दिए, 2 हिस्से उसने सेविंग को दिए। टोटल कितने पैसे थे? 864। तो टोटल हिस्से कितने थे? 15, यानी कि रेशियोज 15 थी। सो हम ये कह सकते हैं 15 रेशियो इज इक्वल्स टू $864। आपको ना कल की क्लास में और हमेशा की क्लास में बताया गया था कि जब रेशियो का सवाल होता है, हमेशा गो एंड लुक फॉर वन ऑफ द स्टैंडर्ड जिसमें रेशियो और उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू गिवन हो। जिस लम्हे वो पता चल जाए तो अब आपसे कुछ भी पूछे आप निकाल सकते हैं। आप स्पेंडिंग बिल्स निकाल सकते हैं, स्पेंडिंग निकाल सकते हैं, सेविंग, सब कुछ निकाल सकते हैं। सो यहाँ पे वो कहता है कि जी वर्क आउट हाउ मच स्पेंडिंग मनी शी हैज। स्पेंडिंग मनी कितनी है उसके पास? स्पेंडिंग मनी सेकंड रेशियो वो है यहाँ पे 4। तो 15 रेशियो अगर 864 के बराबर है तो 4 रेशियो किसके बराबर होगी? $X के बराबर होगी। तो दोनों को क्या कर देंगे, यहां से क्या कर देंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। X इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 864 डिवाइडेड बाय 15। इसका आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ रहा है? $230.4। एक ये इसका आंसर आ गया, पिछले का भी आ गया था। उससे पिछले का क्या था? इसका आंसर क्या था? इसका आंसर भी ये लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों। अच्छा, कहता है इसी का जो पार्ट नंबर डी है, कहता है ली वांट्स टू बाय अ कंप्यूटर। अब वो पिछला भी मेरा ख्याल है सेम क्वेश्चन था। शी वांट्स टू बाय अ कंप्यूटर। अब कंप्यूटर की जो प्राइस है, कहता है $425 प्लस सेल्स टैक्स। $425 प्लस सेल्स टैक्स। अब सेल, ये मैंने आपको एग्जांपल दी थी वो रेस्टोरेंट वाली, आपको याद है? रेस्टोरेंट वाली एग्जांपल याद है? मैंने कहा था जब आप खाना खाने जाते हैं तो खाना खाते हुए आप क्या करते हैं? एक्स्ट्रा उसके ऊपर टैक्स भी तो पे करते हो ना, कि नहीं करते? बच्चों याद आ रही है यार? नहीं आ रही? आप इवन तहजीब बेकरी जाते हो, जब आप बिस्किट खरीदते हो तो उसकी कॉस्ट कुछ और होती है, टैक्स लग के आपको मिलती है। मेरी बात सबको समझ आ रही है कि नहीं? आप टैक्स भी उसका पे कर रहे होते हैं। तवज्जो रखें सारे। तो इसी तरह से कंप्यूटर की अपनी जो सी प्राइस है वो 425 प्लस उसने सेल्स टैक्स देना। अब सेल्स टैक्स कितना है? 15% है। तो उसकी जब कंप्यूटर की प्राइस निकलेगी, प्राइस ऑफ द कंप्यूटर विल बी 15%। क्या था उसका? टैक्स था। 15% टैक्स था। और एक्चुअल प्राइस कितनी थी उसकी? $425। ठीक है, ये उसकी क्या थी? प्राइस थी। तो कुल मिला के ये प्राइस उसकी 100% तस्वर की जाएगी, टैक्स उसका 15%। तो इसका मतलब है उसने 115% पर उसने अपना कंप्यूटर खरीदना है। 150। दो तरीके हैं, एक तो ये तरीका ना 115% ऑफ 425 यू निकाल लें, या आप यू निकाल लें इसको, $425 प्लस 15% ऑफ 425। क्लियर हो रही है मेरी बात? बात सेम ही होगी। यहां पे आप 100% प्लस 15% डायरेक्टली 115% निकाल रहे हैं, यहां पे 100% अलग और उसका 15% अलग करके तो दोनों की कॉस्ट निकाल रहे हैं। ठीक है ये बात कि नहीं? तो यहां से इसका आंसर आएगा 115/100 मल्टीप्लाई बाय $425 और यहां पे आएगा 425 प्लस 15/100 मल्टीप्लाई बाय $425। यहां से जो है ना 425 और 15% का आंसर निकलेगा, यहां पे डायरेक्ट आंसर निकलेगा। तो डायरेक्ट बताएं आंसर क्या आ रहा है? $488.75।
ठीक है। और ये जो 15% अगर सिर्फ टैक्स निकालना है तो 15% काफी था, बट उसने सेलिंग प्राइस बताई कि पूछिए कि बताओ जी टोटल कॉस्ट ऑफ द कंप्यूटर क्या होगी। ठीक है, टोटल कॉस्ट ऑफ द कंप्यूटर क्या होगी। अच्छा, कहते हैं ली गोज ऑन अ हॉलीडे टू लंदन, ली गोज ऑन अ हॉलीडे टू लंदन, द एक्सचेंज रेट बिटवीन डॉलर्स एंड पाउंड्स इज $1 is equal to 0.52, $1 equal to $0.52 pounds. The total cost of the same computer in London is 235 pounds. मतलब यहां पे उस कंप्यूटर की कॉस्ट कितनी है, $488.75 है। अब देखो लंदन में कितनी है, लंदन में कहता है कि 235 पाउंड्स है। इस पाउंड को किस में कन्वर्ट करो, किस में कन्वर्ट करो, डॉलर्स में। और उन दोनों अमाउंट्स को गर्ल्स एंड बॉयज आपस में क्या कर लो, कंपेयर। क्या कर लो, कंपेयर। क्योंकि उसने पूछा हुआ है ना कि जी वर्क आउट हाउ मच लेस इन पाउंड्स। अच्छा, इन पाउंड्स पूछ रहा है, डॉलर्स में नहीं पूछ रहा। कहता है कितने कम पाउंड्स, हाउ मच लेस इन पाउंड्स द कंप्यूटर कॉस्ट इन लंदन। लंदन में कितना कम उसको पड़ेगा ये, ठीक है, कितने कम पाउंड्स में उसको पड़ेगा ये। लंदन में कॉस्ट कितनी है उसकी, 230। लॉन्ग तरीका भी है और एक शॉर्ट मेथड भी। शॉर्ट तरीका ये है कि इसको डायरेक्टली किस में कन्वर्ट कर दो, पाउंड्स में, बजाय इसके। सवाल समझ आया कि नहीं, सवाल पढ़ें जरा सारे एक दफा, गर्ल्स स्पेशली आप लोग पढ़ें जरा सवाल। पढ़ लिया। अब उसने कहा था सेम कंप्यूटर लंदन में इतने का है और जहां पे डॉलर्स की करेंसी होती है वहां पे इतने का है। अब इसको तब्दील करो किसके अंदर, पाउंड्स में, और देखो कि प्राइस कितनी आ रही है और फिर दोनों प्राइसेस का फर्क निकाल लेना। समझ आ रही कि नहीं आ रही। अब इसको पाउंड्स में कन्वर्ट करने के लिए एक असूल दिया हुआ है उसने, वो कौन से वाला है, $1 इज इक्वल टू 0.52 पाउंड्स। तो $488.75 इज इक्वल टू x पाउंड्स। तो x इज इक्वल टू 0.52 मल्टीप्लाई बाय 488.75। यस और नो, क्लियर हो रही है बात की नहीं। दोनों को क्या करें, आपस में मल्टीप्लाई कराएं, आंसर बताएं, जल्दी करें। 254.15 क्या आ गया, ये पाउंड्स में आ गया। किस में आ गया ये, अब ये इतने पाउंड्स का पड़ रहा है और सेम चीज जो सी है लंदन में कितने की पड़ रही है, 235 पाउंड्स की। लंदन में कितने की पड़ रही है, 235 पाउंड्स की पड़ रही है। मेरी बात समझ आ रही है सारे बच्चों को कि नहीं। अब सुनना जरा, इन दोनों प्राइसेस में फर्क निकालें। फर्क किसको बोलते हैं, डिफरेंस, बिगर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू। जैसे नहीं अक्सर औकात फोन जब खरीदते हैं लोग कहते हैं यार ये फोन इंग्लैंड में कितने का है और ये दुबई में कितने का है। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं। वो कहते हैं जी इंग्लैंड में फॉर एग्जांपल जी 400 पाउंड का है, ये 4000 पाउंड का है, ये 3000 पाउंड का एक आईफोन है, मिसाल लेते हैं। लेकिन दुबई में तो पाउंड नहीं होता, दुबई में क्या होता है, रियाल होता, नहीं दिरहम होते हैं, दिरहम। आप ना उन दोनों को एक कॉमन करेंसी में कन्वर्ट करते हैं। क्या ख्याल है, दोनों को किस में कन्वर्ट करते हैं, कॉमन करेंसी में। पाकिस्तानी है तो आप प्रेफर करेंगे रुपीस में कन्वर्ट करूं। आप पाउंड्स को देखेंगे यार, ये पाउंड्स में अगर मैं मिसाल के तौर पे 2000 पाउंड्स का एक फोन खरीदता हूं, रुपयों में कितना पड़ गया मुझे, मिसाल के तौर पे 6 लाख का, फॉर एग्जांपल कितने का, 6 लाख का। अब मैं दिरहम में जब फोन खरीदता हूं उसको रुपयों में कन्वर्ट करता हूं तो वो बनता है 5,40,000 का। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं। तो आप क्या कहेंगे, कहां से फोन सस्ता मिल रहा है हमें, दुबई से। कहां से बताओ ना यार, दुबई से। कितना सस्ता, कितना सस्ता। अब वो पूछेगा यही मुझे बताओ कितने पाउंड्स में सस्ता है, तो अब 60,000 को किस में कन्वर्ट कर दें, पाउंड में। कितने दिरहम्स की बात की जाएगी तो आप इसी अमाउंट को किस में कन्वर्ट कर दें, दिरहम में कन्वर्ट कर दें। क्लियर हो रही है मेरी बात। लेकिन अभी वो आपकी कॉमन करेंसी की बात नहीं कर रहा, अभी वो डॉलर और पाउंड पे। तो मतलब ये तीसरी करेंसी को इन्वॉल्व नहीं करना है इसमें सिर्फ डॉलर्स और पाउंड्स की ही बात करनी है। तो यहाँ पे हमने जब डॉलर्स को पाउंड्स में कन्वर्ट किया
तो 254.15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर कितना आएगा 19.15। नहीं यार ओ यस 15 बिल्कुल ठीक है। 19.15 कितना पाउंड्स, क्योंकि पाउंड्स आप क्या कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ये था इसका शॉर्ट तरीका, कि आपने पाउंड्स को पाउंड्स रहने दिया क्योंकि डिफरेंस किस में निकालना था, पाउंड्स में निकालना था। डॉलर्स को पाउंड्स में आपने कन्वर्ट किया। लॉन्ग तरीका क्या हो सकता है, कोई बताएगा मुझे? जिसको ये सवाल समझ आया, लॉन्ग तरीका क्या होगा? गर्ल्स में से बताएं कोई। अलिशबा आप बताओ किसको, इसको किस में कन्वर्ट करें? डॉलर्स में। फिर डॉलर को आपस में क्या करें, माइनस करें। आपके पास एक डिफरेंस आएगा डॉलर्स में, फिर क्या करें, उस डॉलर्स को दोबारा किस में कन्वर्ट करें, पाउंड्स में करें। डबल कन्वर्जन्स करनी पड़ेंगी आपको। वो भी ठीक है। आप नोट कर रहे हैं कि नहीं, मैं सवाल को पहले इसी अंदाज में लेके चलना शुरू कर रहा था तब तक जब तक मैंने आखिरी लाइन नहीं पढ़ी थी। उसने कहा था मुझे पाउंड्स में बताओ, फिर मैंने सोचा कि मैं क्यों ना, इसमें आसान तरीका क्या होगा, एक पाउंड्स में कीमत गिवन है, दूसरी डॉलर्स में पूरी कीमत गिवन है, तो इसको कन्वर्ट कर लेता हूं, क्योंकि आंसर भी मेरा पाउंड में ही फिर आ जाएगा डायरेक्ट ही। मुझे आंसर को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगला सवाल कहता है ली इनहेरिट्स $1,400 इनहेरिट्स, शी स्पेंड 175 ऑन कैमरा। वो 175 किस पे स्पेंड कर देती है, कैमरा के ऊपर। मतलब ओवर 1400 मल्टीप्लाई बाय 100%। इसको जब आप कन्वर्ट करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 0000 गया। 12.5% उसने अपने पैसों का कैमरा पे लगा दिए। ठीक है, रिमेनिंग बच गया उसके पास कितना, 87.5% रह गए उसके पास। कहते ली इन्वेस्ट द रिमेनिंग 1225। इसमें से माइनस करो ना जरा कैमरा के पैसे, तो रिमेनिंग आ जाएंगे। माइनस करेंगे तो क्या आ जाएंगे, रिमेनिंग आ जाएंगे। तो रिमेनिंग कितने हैं, 1225। उसने खुद बता दिया, ना बताता तो हम भी निकाल लेते इसको। रिमेनिंग 1225 फॉर 3 years एट अ रेट ऑफ 4.5% पर ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट। हाउ मच इंटरेस्ट डज शी रिसीव आफ्टर 3 years? 3 सालों बाद उसको इंटरेस्ट कितना मिलेगा। है ये कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है। अगर ये होता ना सिंपल इंटरेस्ट के तो डायरेक्ट आई निकल आता। कंपाउंड इंटरेस्ट में डायरेक्ट आई नहीं निकलता, उसमें पहले क्या निकलती है, अमाउंट। तो अमाउंट निकलती है, अमाउंट निकालें पहले। अमाउंट इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, P प्लस R ओवर 100 पावर T। पहले अमाउंट निकालेंगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस होगी, फिर पता चलेगा कि कितना इंटरेस्ट था, क्योंकि इंटरेस्ट इज द एडिशनल अमाउंट। इंटरेस्ट इज द एडिशनल अमाउंट जो आपकी अपनी प्रिंसिपल अमाउंट की वजह से इजाफा हुई भी होती है। कंपाउंड और सिंपल में फर्क क्या है, सिंपल में हर साल जो अमाउंट की ग्रोथ है वो एक ही तरह की चल रही होती है। अगर पहले साल $10 का इंक्रीमेंट आया, अगले साल भी $10 का आएगा, उसके अगले साल भी $10 का आएगा, उसके अगले साल भी $10 का आएगा। इवन 50-100 सालों बाद भी वो $10 का ही हर साल जो है ना इंक्रीमेंट आता रहेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट से क्या होता है कि जितना लेट होती जाती है उतना इंटरेस्ट की वैल्यू बड़ी होती जाती है, बिकॉज जो पुराने वाला इंटरेस्ट था वो प्रिंसिपल में ऐड होके एक न्यू बिगर प्रिंसिपल कंसीडर करके तो उसके ऊपर कैलकुलेशंस अप्लाई करता है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? सो यहाँ पे जब आप प्रिंसिपल जो रिमेनिंग अमाउंट थी वो बैंक में इन्वेस्ट कर देती है। रेट कितना था बच्चों, 4.5। कितने टाइम के लिए, 3 साल के लिए। अब एक सारा कैलकुलेटर से आंसर निकलेगा। इसका आंसर बताएं, अमाउंट का कितना आएगा, 929। रुक जाए जरा, $929 जो सा है ना उसके ये अमाउंट आ गई। ठीक है, अब इसमें ये तो वो वाली अमाउंट है जो उसके पास बैंक में पड़ी होगी ना, इसमें से तो 1225 तो इसके अपने थे। तो एडिशनल अमाउंट किस तरह से निकालेंगे आप, एडिशनल अमाउंट यानी कि इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे। जो इंटरेस्ट है ना ये ऑटोमेटिकली कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। क्यों, क्योंकि आप अमाउंट में से
प्रिंसिपल माइनस कर रहा है। ये जो अमाउंट है ये कौन सी वाली आई हुई है, ये आई कहां से थी, कंपाउंड से आई थी। ये कहां से आई थी, कंपाउंड फॉर्मूला से आई थी। कंपाउंड के फॉर्मूला से ये अमाउंट आई थी, उसमें से प्रिंसिपल माइनस कर लें। 1397.929 माइनस 1225, रिमेनिंग आंसर विल बी $172.93। करेंसी में आपको मालूम है हम 2 डेसिमल प्लेस पर क्या कर देते हैं, उसको राउंड कर देते हैं। करेंसी में जैसे हमने कहा था ना कि 100 सेंट्स जो से होते हैं वो आपके $1 बना देता है, 100 पेंस जो पेनी जो भी है वो 1 बना देती है पाउंड, 100 पैसा जो से हैं वो 1 रुपी बना देते हैं। इसी तरह से 2 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर आपके करेंसी में वैलिड होता है। मैंने कहा कि माइनस करते हुए जो अगर कोई वैल्यू तब्दील होती हुई तो मैं उसको देख लूंगा, ठीक है। बेसिकली ये जो वैल्यू है ना, ये कैलकुलेटर पे आपने रखी हुई थी और यहाँ पे आपने सुने इसकी जगह कैलकुलेटर, अलजेब्रा की वर्कशीट की बात हो रही है। बच्चों अलजेब्रा की वर्कशीट की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 1, एनी प्रॉब्लम? क्वेश्चन नंबर 1 वाज वैल्यू पुटिंग। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 इट वाज आल्सो वैल्यू पुटिंग। ए की वैल्यू भी गिवन थी, बी की वैल्यू भी गिवन थी, इट वाज a मल्टीप्लाई बाय b का स्क्वायर। बातें नहीं करें प्लीज यार, बातें नहीं करें। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखें सारे स्टूडेंट्स। +3f 2e प्लस 3f माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई e प्लस f। इसको आपने सिंप्लीफाई करना है, इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। सुने 2e प्लस 3f, 2 को मल्टीप्लाई कराएं ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म्स के साथ, क्योंकि -2 जो सा है वो ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है और उस ब्रैकेट के अंदर सिर्फ 2 टर्म्स हैं। उन दोनों टर्म्स के साथ -2 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे इसका आंसर आएगा -2e और -2 मल्टीप्लाई विद f विल बिकम -2f आ जाएगा। अब जो लाइक टर्म्स हैं उनको आपस में एक दूसरे के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट आप करें। इस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है ये +2e और यहाँ पे लिखा हुआ है -2e। सो +2e और -2e दोनों आपस में चूंकि सेम है और साइन क्या है ऑपोजिट, तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे वो, ठीक है। जैसे आप कहते हैं ना कि आपने किसी को $2 दिए और $2 वापस ले लिए, तो $2 ऐड हुए फिर $2 माइनस भी हो गए उसमें से, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, तो वो 0 हो जाएगा। इसी तरह से +2e और -2e भी आपस में क्या होंगे, कैंसिल आउट, तो किस्सा क्या हो जाएगा, इसका खत्म हो जाएगा। समझ आ रही है, 0 बन जाएंगे ये। 3f - 2f will as a whole become what, ये 1f बन जाएगा। तो 1f को बेशक 1f करके लिखें या सिंबल f करके लिखें, बात एक ही है। 1f को f करके लिखें, बच्चे तवज्जो रखो यार यहाँ पे। तो ये सिंपल आप f बोले या 1f बोले एक ही बात है इसकी, ठीक है। ये बात यहां तक सबको समझ आ रहा है? कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको समझ ना आ रहा हो? सब बच्चे बताएं, सबको क्लियर हो रही है ये बात? सॉरी, सिर्फ f भी मैं वही बता रहा हूं, जब आप बात कर रहे थे तो मैंने ये कहा था कि f इज पॉसिबल, ठीक है। आहद बिलाल किधर है बच्चे? कैप पीछे करें, सारे बच्चे कैप पीछे करें, मुझे फेसेस नजर नहीं आते आप लोगों के, कैप पीछे करें। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 एक कॉमन प्रॉब्लम है, उसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में x की वैल्यू भी गिवन है, y की वैल्यू भी गिवन है, z की वैल्यू भी गिवन है। x इज इक्वल्स टू -3.5, y इज इक्वल्स टू 1.5 एंड z इज इक्वल्स टू 4.5। पार्ट ए में कहता है x माइनस z निकालें, ये तो बहुत इजी है, ये निकाल लेंगे आप, ठीक है। पार्ट बी की तरफ आते हैं बच्चों। पार्ट बी में कहता है कि y प्लस z ब्रैकेट लगाई हुई है, फिर रेशियो लिखा हुआ है t के साथ, रेशियो t इज इक्वल टू 4:15।
फाइंड हमने करना है इसमें टी की वैल्यू, फाइंड करनी है क्या, टी की वैल्यू। अब देखें y और z तो दोनों गिवन है ना आपके पास, यस नहीं टी नहीं गिवन, कहाँ किसने कहा टी गिवन है, आपको पता सवाल मैं कौन सा कर रहा हूं, क्वेश्चन खोल लेना। अब y प्लस z जो सा है ये वैल्यूज पहले पुट करें, वैल्यूज पुट करें, रेशियो को फ्रैक्शन की सूरत में लिखें और फिर सॉल्व करें इसको, फिर सॉल्व करें इसको, तवज्जो रखो यार व्हाइट बोर्ड पे। सो ये क्या हो जाएगा, y प्लस z 1.5 प्लस z की वैल्यू क्या आएगी 4.5, ब्रैकेट क्लोज होगी y प्लस z की, रेशियो के साथ फिर लिखा हम लोगों ने t, यहां पे आ गया t। अच्छा इस t को बच्चों आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, ये याद रखें, मेरी बात समझ रहे कि नहीं, अगर आप यहां से रिमूव कर दें तो t को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, बिकॉज a रेशियो b इज इक्वल टू a ओवर b। इन फैक्ट जब दो रेशियोज आ जाए ना तो उनकी फ्रैक्शन बन सकती है, जैसे a रेशियो b हुआ उसको a ओवर b भी लिखा जा सकता है, तो इसी तरह से 1.5 प्लस 4.5 डिवाइडेड बाय t लिखा जा सकता है इसमें, ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है वहां पे 4/4 रेशियो 15, तो ये हो जाएगा 4 ओवर 15, 4 रेशियो 15 का मतलब है 4 ओवर 15 आएगा। ये मेरी बात सबको समझ आ रही है कि नहीं, क्लियर हो रहा है हमजा, ठीक है। अब यहां पे इन दोनों को ऐड करें, आंसर आ जाएगा 6, तो दिस विल बिकम 6 ओवर t इज इक्वल्स टू 4 ओवर 15। अब अगला स्टेप तो आपको मालूम ही है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 15 इज इक्वल्स टू t मल्टीप्लाई बाय 4। दो साइड्स पे आपके पास जब भी फ्रैक्शंस आ जाए तो क्रॉस मल्टीप्लाई ही होता है अगला स्टेप। यहां से 4 कैंसिल आउट हुआ, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, 2 टाइम्स 2 3 टाइम्स, 3 इंटू 15 करेंगे, आंसर आएगा 45 ओवर 2 विच इज इक्वल्स टू 22.5 वैल्यू आ जाएगी किसकी, टी की, ठीक है यहां तक बात। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 में मसला, 7 में 10 तक कोई मसला, क्वेश्चन नंबर 10 तक कोई मसला, 10 का एफ पार्ट, 10 का बी पार्ट, 1/4 ब्रैकेट 1/4 ब्रैकेट, समीर बताओ 2x प्लस 6y प्लस 3/4 ब्रैकेट 6x माइनस 4y। असूल क्या है, नहीं एज अ होल अंडर रूट पूरा सॉल्व करने के बाद नेगेटिव नंबर आ जाए ना तो वो नॉन रियल रूट्स आते हैं उसके, या इमेजिनरी रूट्स आते हैं, या कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहा जाता है उनको, ठीक है। आया कभी, आया, अच्छा नहीं अंडर रूट के बाहर हो ना फिर तो सॉल्व हो जाता है, अंदर नहीं आना चाहिए अंडर रूट के, ठीक है, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव ना है, एज अ होल सॉल्व करने के बाद अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए तो उसका मतलब ये होता है कि वो कॉम्प्लेक्स आंसर्स आएंगे उसके, ठीक है। अच्छा जब इस सवाल की तरफ देखते हैं, ये है आपके क्वेश्चन नंबर 10 का गालिबन बी पार्ट। अब इसके अंदर देखें, जब ओवरऑल देखा जाए तो यू कैन नॉट कॉल देम फैक्टर्स, अब इसको फैक्टर्स नहीं बोलेंगे, फैक्टर्स की निशानी ही होती कि यहां पे ये प्लस का निशान अगर ना होता तो ये सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते, सारे आपस में क्या होते, मल्टीप्लाई हो रहे होते। अभी इस वक्त यहाँ पे कौन सा साइन है, प्लस है, तो इसका मतलब है कि ये एज अ होल एक टर्म है और ये एज अ होल दूसरी टर्म है। अब इसके बाहर जो सा ये 1/4 लिखा हुआ है, ये बारी बारी ब्रैकेट के अंदर सारों से जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, सारों से क्या हो जाएगा, हमने फैक्टराइज करना है, क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, बात समझिए जरा, ठीक है बात के नहीं। और इसी तरह से जो ये लिखा हुआ है 3/4, ये अंदर इससे भी मल्टीप्लाई होगा और ये -4 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जब यहां पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1/4 देखें, चले मैं फर्स्ट टाइम इसी तरह से लिखवा देता हूं, मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस
1/4 मल्टीप्लाई बाय 6y प्लस 3/4 मल्टीप्लाई बाय 6x। जरूरी ये बात सीखनी है आपने, ये जो प्लस का निशान है ये जब अंदर माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा ये x/2, ठीक है, प्लस सॉरी प्लस कह रहा हूं, माइनस का साइन है ये, माइनस 4 1s एंड 4 1s, तो यहां पे आ जाएगा आपके पास सिंपल 3y। y को y के साथ ऐड करें और x को x के साथ ऐड कर लें, या अब फैसला ये लेना है कि सिंगल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हैं या नहीं। अगर आप सिंगल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सबको क्या कर लें, सबका एलसीएम ले लें। सबका क्या कर लें बच्चों, इसके नीचे 1 लिखा हुआ है, सिर्फ इसको मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा ताकि डिनोमिनेटर सारों के क्या हो जाए, सेम हो जाए। क्योंकि फ्रैक्शंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने का असूल यह है कि डिनोमिनेटर्स मस्ट बी सेम, डिनोमिनेटर्स मस्ट बी सेम। तो सारों के डिनोमिनेटर्स 2 बने हुए सिवाय आखिरी वाले के, तो इसलिए हमने उसको 2 से नीचे भी मल्टीप्लाई किया, बैलेंस करने के लिए ऊपर भी मल्टीप्लाई किया। ठीक है ये बात, क्या नहीं समझ आ रही बेटा आपको? सो ये आंसर आएगा इसका x प्लस 3y प्लस 9x माइनस 6y माइनस 6y, और x को x के साथ सॉल्व करें, y को y के साथ सॉल्व करें, सो आंसर आएगा आपका 10x माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2। ये इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर हुई मेरी बात? अब इसी का जो सा लास्ट पार्ट है मुझे बताएं, एफ पार्ट क्या था? एफ पार्ट निकालें, उधर ही रखें, उधर ही रखें। x by 7 ब्रैकेट 21y आगे 4x minus 6y आगे, बस असूल सेम ही अप्लाई होगा शान से, असूल इसमें सेम ही अप्लाई होगा। ये जो सा नंबर है ये अंदर बात हुई जैसे पहले था ना, इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। सो आंसर यहां पे आएगा x by 7 मल्टीप्लाई बाय 14x, सही है। फिर दोबारा क्या होगा, माइनस x by 7 मल्टीप्लाई बाय 21y, दूसरी ब्रैकेट की बारी आ जाएगी इसके साथ, माइनस x by 2 मल्टीप्लाई बाय 4x माइनस माइनस प्लस x by 2 मल्टीप्लाई बाय 6y मल्टीप्लाई बाय 6y। तवज्जो दें व्हाइट बोर्ड पे, सारों की 4 टर्म्स बन रही है कि नहीं बन रही? पहली, दूसरी, तीसरी और 4 टर्म्स बन रही है। हर टर्म की तरफ तवज्जो दें। तो x by 7 मल्टीप्लाई बाय 14 करेंगे तो 7 1s are 7 2s are, तो इसका आंसर आ जाएगा 2x स्क्वायर, क्योंकि x मल्टीप्लाई बाय x क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। x मल्टीप्लाई बाय x क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से ये क्या होगा, 7 1s are and 7 3s are, so माइनस 3xy हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, माइनस 3xy। क्लियर है ये बात? फिर इसके बाद क्या होगा, 2 1s are 2 2s are, माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3xy। क्लियर हुई मेरी बात के नहीं? अब आप तवज्जो देंगे इन नंबर्स की तरफ। जो लाइक वेरिएबल्स हैं हमेशा उनको आपस में ऐड करना है, जो लाइक वेरिएबल्स हैं हमेशा उनको आपस में ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, जो भी उस पर मैथमेटिकल काम हो रहा है। जैसे यहाँ पे 2x स्क्वायर है ना, ये क्या है 2x स्क्वायर, ये क्या है माइनस 2x स्क्वायर। इसका मैथमेटिकली मतलब क्या है, दोनों क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल आउट। इसी तरह माइनस 3xy और प्लस 3xy दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। जवाब क्या आएगा, 0। जवाब क्या आएगा, 0। बात समझ आ रही है कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं। ax माइनस bx माइनस 3ay प्लस 3by प्लस 3by। तवज्जो दे रहे हैं कि नहीं? अब जरा सुनो, आपको एक असूल बताया गया है कि आपने जब भी 4 टर्म्स होंगी तो ग्रुपिंग करनी होती है। क्या करनी होती है, ग्रुपिंग करनी होती है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? क्या करनी होती है,
ग्रुपिंग। सबसे पहला तरीका यह है कि आप देखें कोई चीज कॉमन तो नहीं हो रही। अगर कॉमन नहीं होती, लास्ट रो में बच्चे देख नहीं रहे व्हाइट बोर्ड पे, आप कुछ और काम कर रहे हैं, आप कुछ और काम करें, बिल्कुल आखिरी रो। यस, आमना नाम है आपका, तवज्जो व्हाइट बोर्ड पे रखो बेटा, आप कुछ और कर रही हो। 4 टर्म्स होंगी तो 4 टर्म्स के अंदर आपने क्या करना है, 2-2 के ग्रुप बनाने हैं। एक बुनियादी ना एक अपनी हैबिट से बना लें, हैबिट बना लें कि पहले ये देखना कि इस चारों टर्म में से तो कोई चीज कॉमन नहीं होती। अगर चारों में से कोई चीज कॉमन होती है तो लो कॉमन, नहीं हो रही तो कोई टेंशन की बात नहीं है। बाकी हमारे पास प्रोसेसेस अभी भी रहते हैं। बाकी प्रोसेसेस कौन से वाले भला, जिसमें आपका आता है ग्रुपिंग मेथड, ग्रुपिंग मेथड, फिर आता है मिड टर्म ब्रेक मेथड, फिर आता है कंप्यूटिंग स्क्वायर। अगर वो बोले तब कंप्यूटिंग अप्लाई करते हैं, अदरवाइज 4 टर्म्स होंगी, ग्रुप बनाएंगे, 3 टर्म्स होंगी, मिड टर्म ब्रेक करेंगे। तो जब 4 टर्म्स हैं तो 4 टर्म्स में ग्रुप बनाने होते हैं इस तरह से कि इन दोनों ग्रुपों में से कोई ना कोई चीज कॉमन निकले, दोनों ग्रुपों में से कोई ना कोई चीज कॉमन निकले। अब होता क्या है, होता कुछ यूं है कि एग्जामिनर जानबूझ के ना सम टाइम स्टूडेंट को थोड़े एक एडिशनल स्टेप में तंग करने के लिए वो रिशफल खुद से करके दे देता है कि जो गिवन ग्रुप्स होते हैं वो बन नहीं रहे होते। लेकिन अगर आप टर्म्स को आगे पीछे करें अलोंग विद देयर साइंस, तो तब आपके ग्रुप बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आसान सवाल है, इसमें ऑलरेडी ग्रुप बने हुए हैं, यानी कि यहाँ से मैं x कॉमन ले सकता हूँ और यहाँ से मैं y भी कॉमन ले सकता हूँ और यहाँ से मैं 3 भी कॉमन ले सकता हूँ। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? सिर्फ आपने तवज्जो देनी है साइन के ऊपर कि मैं क्या +3 कॉमन लूँ या -3 कॉमन लूँ। जरा पहले देखते हैं ना, कॉमन लेके पहले ग्रुप में से x कॉमन आएगा, पीछे क्या बच जाएगा आपका a माइनस b। पहले ग्रुप में क्या होगा, x कॉमन आके a माइनस b। दूसरे में देखें 3 भी कॉमन आया, y भी कॉमन आया, ठीक है। अब ब्रैकेट ऐसी होनी चाहिए कि a प्लस में आए और b माइनस में आए, a किस में आए प्लस में और b किस में आए माइनस में, a किस में आए प्लस में और b किस में आए माइनस में। अब यहाँ पे जो सा ये a लिखा हुआ है ये नेगेटिव है, तो इसमें से 3 कॉमन ना ले, -3 कॉमन ले। क्या कॉमन ले, -3। तो जब -3 कॉमन होगा तो a ऑटोमेटिकली साइन अपना तब्दील करेगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा। बात समझ आई? और b जो पॉजिटिव था माइनस कॉमन होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, -3 भी गया, y भी गया, पीछे क्या रह गया b। जी बेटा मतलब आप इसको +3 कॉमन ले लें और यहाँ पे लिख लें माइनस और यहाँ पे लिख लें प्लस, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ के बाद अगला स्टेप नहीं हो पाएगा, फैक्टराइज होने वाला स्टेप। फैक्टराइज के लिए जरूरी क्या बात है, ये वाली ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट्स का क्या होना, ये ब्रैकेट्स क्या होनी चाहिए, क्या ये सेम है? अभी सेम नहीं है, मतलब बनाई जा सकती है, सिर्फ एक चीज का फर्क है, साइन का। तो क्यों ना पहली दफा में ही आप अपने आप को इतना स्मार्ट इनफ बना लें कि पहली दफा में ही कॉमन साथ माइनस भी ले लें। तो जब यहाँ पे +3 कॉमन ले रहे थे तो यहाँ पे माइनस ले, ये प्लस बनाए और इसको क्या बनाए, माइनस बनाए, ताकि अब दोनों ब्रैकेट्स क्या नजर आए, सेम आए। जब दोनों ब्रैकेट सेम नजर आती हैं तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं x - 3y और a - b, यानी कि a - b कॉमन लेके साथ दूसरी जो रिमेनिंग चीज है उसको मल्टीप्लाई करके लिख लें। कोई चीज कॉमन तो नहीं होती, होती है कि नहीं होती कॉमन, होती है कि नहीं होती कॉमन, होती है। तो मामा थोड़ा सा जरा 2 कॉमन ले ले, पीछे बच जाएगा क्या, 9t² माइनस, बच्चों हाँ या ना बताएं, ये चीज बच जाएगी ना पीछे। जब ये चीज बच जाएगी पीछे आपके पास, अब देखो जो ब्रैकेट में आपका 9t² - 1 लिखा हुआ है, क्या ये जो दोनों टर्म्स है ब्रैकेट के अंदर वाली, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर्स हैं किसी नंबर के? गर्ल्स आप लोग बताएं, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर्स हैं किसी नंबर के? ये 9t² किसका स्क्वायर बनता है, 3t का, और 1 किसका परफेक्ट स्क्वायर बनता है 1 का। तो आपको ना ये स्क्वायर्स याद होने चाहिए, 1 का, 2 का, 3 का, 4, 5, 6, 7, कहां तक, मतलब 21 तक याद हो तो रीजनेबल होता है, आपके अलजेब्रा के क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाते हैं, अलजेब्रा के क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाते हैं। तवज्जो रखो, इनके स्क्वायर्स याद होने चाहिए क्योंकि ये फॉर्मूलाज में बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होते हैं। सुनो जरा,
अब मैंने इसका फॉर्मेट, कुछ बच्चों ने ना यहाँ तक अक्सर औकात ऐसा होता है कि जब ये टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं तो बच्चे उसको अपना आंसर डिक्लेयर कर देते हैं। उनको लगता है कि ब्रैकेट कॉमन ले लिया, ब्रैकेट आ गई, फैक्टराइज हो गया। जो थोड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस होंगे वो उसमें फिर बच्चा आके क्या करेगा, फंस जाएगा। मैं एक सवाल आपको लिख के दिखाता हूँ, याद रखिए जब लफ्ज आता है ना सवाल में कि फैक्टराइज, उसका खुद से मतलब ही है कि फैक्टराइज कंप्लीटली, वो बोले या ना बोले इसका मतलब है कि कंप्लीटली फैक्टराइज करें। ये बात सुन रहे हैं कि नहीं? अभी मैं एक सवाल, इसी जुमले को ना टेस्ट करने के लिए एक सवाल दूंगा, जरा देखूंगा कि क्या आप लोगों को ये बात वाकई समझ आई कि नहीं आई। ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा कितना आपका 3t का। मैं ना इस ब्रैकेट को बेशक स्मॉल ब्रैकेट लिखें या ऐसे लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। -1 क्या हो जाएगा? डू यू रिमेंबर दैट फॉर्मूला a² - b²? उसकी फैक्टराइज्ड फॉर्म क्या होती है? 2 × 3t - 1 एंड देन 3t + 1। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुई गया इसको बी पार्ट? इसका जो सी पार्ट है, सी का 1 और 2 में मसला है, सी के 1 2 में मसला है, 3 में मसला है। अब 3 के अल्फाज को देखें। ये असल में टॉपिक दूसरा है, मैं नहीं कराना चाहता अभी, नहीं, सब्जेक्ट मेकिंग पढ़ाऊंगा उसमें फिर कर लेना इसको, ठीक है? इग्नोर इट फॉर नाउ, इग्नोर इट फॉर नाउ। अब आते हैं जरा एक सवाल जो मैंने आपको टेस्ट करना था, जिसमें एक सवाल है ये, इसको फैक्टराइज करना था हम लोगों ने। इसको क्या करना है हमने? फैक्टराइज करना है, ठीक है? जरा आप इसको बताएं पहले कि फैक्टराइज करने की हिम्मत कर सकते हैं? जरा करके दिखाएं, करें जरा प्लीज। x⁴ - y⁴, हर बच्चा अपनी अटेम्प्ट खुद करे। सॉल्व कर लिया? देखें बच्चों, आप लोगों ने किया होगा इसको ऐसे ऐसे करके किया है, बिल्कुल ठीक किया है। यानी कि पावर 4 को आपने स्क्वायर का स्क्वायर बना दिया। ये स्टिल किससे रिजेंबल कर रहा है? फॉर्मूला नंबर 3 से ही रिजेंबल कर रहा है, यस और नो? फॉर्मूला नंबर 3 क्या था? a² - b² = a - b × a + b, यही फॉर्मूला था ना? अब आप इसी चीज को जरा लिखें फॉर्मूला की सूरत में। क्या लिखेंगे? x² - y², और एक दफा आएगा x² + y²। यहां तक बात समझ आ गई? इसको इस तरह से लिखेंगे। किस किस ने इस तरह से लिखा है? और फर्दर किस किस ने नहीं किया इसको? किस किस ने फर्दर किया है और किस किस ने फर्दर नहीं किया? हाथ खड़ा करें। पहले तो को 50-100 हाथ खड़े थे, अभी तो 2-2 हाथ खड़े हो रहे हैं। मतलब 2 ऑप्शंस होंगे ना। किस किस ने ये आंसर डिक्लेयर कर दे, ये बताएं मुझे। ओके, आपको मैंने कहा था ना फैक्टराइज का मतलब क्या होता है कि फैक्टराइज कंप्लीटली। फैक्टराइज का मतलब क्या होता है? फैक्टराइज कंप्लीटली। मतलब पता क्या है? ये चीज अभी भी आपको नहीं लगता कि इसको अभी भी फैक्टराइज कर सकते हैं हम? क्योंकि ये तो वही x² - y² है, इसके फैक्टर्स अभी भी बन सकते हैं। कैसे? x + y × x - ये चीज फैक्टराइज नहीं हो सकती बिकॉज x² + y² का कोई फॉर्मूला नहीं है। x² + y² का फॉर्मूला नहीं है। दरवाजा बंद कर दें। ये एज इट इज नीचे उतर के आ जाएगा x² + y²। चूंकि हमारे पास फॉर्मूलास क्या है? a² - b² = a - b × a + b। एक ये फॉर्मूला है, a² + 2ab + b² = a + b होल स्क्वायर के बराबर है। तो ये ना समझ लेना
कि ये जो सा है ना ये भी कोई फॉर्मूला है। नो, ये फॉर्मूला नहीं है, ये फॉर्मूला नहीं है। फॉर्मूला होने के लिए आपको पता है ना कि एक स्क्वायर, दूसरा स्क्वायर और तीसरा बीच में 2ab वाली टर्म होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे दो स्क्वायर्स तो मौजूद हैं लेकिन 2 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय y नहीं है, जिसकी वजह से ये फॉर्मूला नहीं बन सकता। तो यहां तक आंसर किसने लिखा है? इनका आंसर ठीक है। एक और सवाल करें। 16 x पावर 4 माइनस 81 y पावर 4, इसको सॉल्व करें। आप उधर ही लिखा, उधर ही। अपना अपना करें प्लीज। x पावर 4 इज अ स्क्वायर ऑफ x स्क्वायर। x पावर 4 किसका स्क्वायर है? x स्क्वायर का स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 4x स्क्वायर का स्क्वायर, 81 इज अ स्क्वायर ऑफ 9, इसको हम लिखेंगे 9 y पावर 4 इज अ स्क्वायर ऑफ y स्क्वायर। तो ये एज अ होल लिखेंगे इसको 9y स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है ये बात कि नहीं? अब देखें, ये आपके फॉर्मूला नंबर 3 से रिजेंबल कर रहा है, वही a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली जो फॉर्म है। ये बन जाएगा एक दफा 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, और एक हो जाएगा ये 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर। 9, 2 मिनट रुक जाए आप, 9y स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको अपना आंसर नहीं डिक्लेयर करेंगे, मोस्टली बच्चा आंसर डिक्लेयर करेगा एग्जाम्स के अंदर। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, इसलिए मैं इसके ऊपर थोड़ा सा बात कर रहा हूँ, ऐसे मत कहना। बिकॉज जैसा मैंने पहले एक आर्गुमेंट आपको कहा, मैंने कहा जब भी आप फैक्टराइज करेंगे तो हमेशा पहला आपका कंसर्न होना चाहिए कोई चीज कॉमन तो नहीं होती, पहला कंसर्न ये होना चाहिए। बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? आखिर में आंसर में भी एक कंसर्न है आपका, क्या अभी भी कोई चीज इसमें से कॉमन तो नहीं होती, या कभी क्या अभी भी कोई चीज इसमें फैक्टराइज तो नहीं हो सकती। जब हम इस अल्फाज को या इस टेंशन को अपने जहन में लेके चल रहे होते हैं कि अभी भी कोई चीज कॉमन तो नहीं होती, तो आप देखेंगे इसमें से अभी भी कॉमन होती है। कॉमन नहीं बेटा, मतलब फैक्टराइज होती है। आप इसमें से कैसे 2x 3y कॉमन ले सकते हैं? हाँ बताएं मुझे, कॉमन कैसे ले सकते हैं आप? नहीं तो ये बोलेंगे फैक्टराइज हो सकती है, कॉमन नहीं हो सकती है, फैक्टराइज हो सकती है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? दिस इज बाकायदा 2x का स्क्वायर और ये क्या है 3y का स्क्वायर। क्लियर हुई बात के नहीं? ये चीज एज इट इज आएगी। तो यहां पे ये क्या हो जाएगा 2x माइनस 3y, 2x प्लस 3y, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन में मसला, क्वेश्चन नंबर 20 तक कोई मसला? 16 का बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 16 पहले कर लेते हैं। 16 का बी पार्ट देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर ना 3 टर्म्स हैं आपके पास। क्वेश्चन नंबर 16 में आपके पास, बातें नहीं करें प्लीज, 3 टर्म्स हैं, दैट इज 4x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 9y स्क्वायर। बात समझ आ रही है कि नहीं? ये 3 टर्म्स हैं आपके पास। इन तीनों टर्म्स को जब देखा जाए, व्हाइट बोर्ड की तरफ ध्यान दें, इन तीनों टर्म्स को जब देखा जाए तो पहली बात तो ये कि आपके जहन में आता होगा मिड टर्म ब्रेक, मेरे भी जहन में आता है, लेकिन मेरे जहन में एक आसान तरीका भी आता है। अगर मुझे स्क्वायर्स याद हैं तो ये फॉर्मूला है डायरेक्ट, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। इसके सेकंड पार्ट में से आप 3 को कॉमन लें, 3m स्क्वायर माइनस 48, अब इसमें से 3 कॉमन लें, m स्क्वायर माइनस 16 बच जाएगा। डू नॉट कॉल इट एज योर आंसर, इसको अपना आंसर मत कहिए,
क्योंकि यहाँ पे अभी भी इसकी फैक्टराइजेशन मुमकिन है, क्योंकि ये जो 16 है ये किसका स्क्वायर है, 4 का, क्योंकि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं m स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, इसलिए हम बोलेंगे कि इसको अभी भी फैक्टराइज आप कर सकते हैं। अगर आप इसको अभी भी फैक्टराइज कर सकते हैं बच्चों, तो दो फैक्टर्स यहां से आपके निकलेंगे, दैट इज 3 मल्टीप्लाई बाय m माइनस 4 और m प्लस 4। 16 की जगह आपने 4 के फैक्टर्स बना लिए आपने, मतलब m माइनस 4 और एक दफा m प्लस 4 करके। बच्चों समझ आई मेरी बात कि नहीं आई? मुझे नेक्स्ट सवाल बताएं। 19C, तवज्जो रखें व्हाइट बोर्ड पे। 18 की तरफ आ जाए, पहले 18 का C पार्ट कहता है कि अब इसमें भी ना देखें, आपके पास इसमें शफलिंग रिक्वायर्ड है, क्योंकि पहले वाला ग्रुप बन जाता है, दूसरा वाला नहीं बनता। देखा 6AB माइनस 2A, 6AB माइनस 2A माइनस 3A स्क्वायर प्लस 4B। तवज्जो रखें प्लीज, सवाल ठीक लिखा है। अब देखें, ये तो ग्रुप बन जाएगा, यहां से 2 और सुने जरा प्लीज, यहां से 2 और A तो कॉमन हो जाएगा, लेकिन दूसरा ग्रुप अगर आप बनाएंगे तो क्या इसमें से कोई चीज कॉमन हो सकती है? बताएं, हो सकती है? नहीं। इसका मतलब है कि ये अच्छे ग्रुप्स नहीं है। शफल करेंगे हम क्या करेंगे? शफल करेंगे। तो शफल कैसे करेंगे? 6AB सुनिएगा जरा प्लस 4B यहां पे लिख लेता हूं मैं, प्लस 4B माइनस 2A यहां पे लिख लेता हूं मैं। मैंने अपनी मर्जी से क्या कर दिया? शफलिंग कर दी। क्लियर होगी मेरी बात? अच्छा वही मैं देखो, ये मैंने इधर ले गया ना, माइनस 3A स्क्वायर माइनस 2A। अब सही हो गया? हाँ अब वो टर्म सही हो गई, सॉरी 4 भी 2 दफा कंसीडर कर लिया था मैंने। यहां तक बात सबको समझ आई? इस ग्रुप में से 2 भी कॉमन होता है और B भी कॉमन होता है। इस ग्रुप में से माइनस A कॉमन होता है, तो यहां से आप जरा 2 भी कॉमन ले, A भी कॉमन ले, नहीं सॉरी B, क्या कॉमन ले? B। पीछे क्या बचेगा? यहाँ पे 3A, यहां से क्या बचेगा? प्लस 2, क्योंकि इसका B किधर चला गया था? बाहर कॉमन ले लिया गया, कॉमन ले लिया गया। बच्चों आप लोग बहुत बातें कर रहे हैं, मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगा तुम चारों को। क्या मसला आप लोगों को है? जवानी चढ़ी हुई है? नकम्मो, ऐसे ऐसे टॉपर्स बैठे हो मेरी क्लास में। ये परफॉर्मेंस भी नीचे ही है तुम लोगों की, जितना पीछे बैठे हो परफॉर्मेंस भी उसी तरह नीचे ही है। नकम्मो, तवज्जो रखो यहां पे व्हाइट बोर्ड की तरफ। आपस में पता नहीं कौन से घर के किससे डिस्कस कर रहे हैं। यहां से किस चीज को कॉमन लिया जाएगा? माइनस A को। किसको लिया जाएगा कॉमन? माइनस A को। इधर ऊपर व्हाइट बोर्ड की तरफ देखो, तुम लोग को पढ़ा रहा हूं मैं, किसी एलियंस को नहीं पढ़ा रहा। शर्मा रहे मुझसे ऐसे जैसे पता नहीं मैंने क्या कर दिया। A कॉमन लिया यहां से, पीछे इधर क्या बचेगा? 3A, इसका माइनस भी गया बाहर, प्लस 2 बच गया। अब शर्त क्या थी? इन ब्रैकेट्स के अंदर की जो दो टर्म्स हैं इनका सेम आना, इनका सेम आना। अब ये वाली जो सी ब्रैकेट है दिस इज 3A प्लस 2, ये जो सी ब्रैकेट है 3A प्लस 2। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? अगर तो सेम है फिर तो ठीक है। बाहर लिखा हुआ है 1P स्क्वायर, तो 1P स्क्वायर इससे भी मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो जब P स्क्वायर और P क्यूब मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? P पावर 5, बिकॉज यू नो दैट P स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय P क्यूब किया जाए, ये मैं पढ़ा रहा हूं यहाँ पे, इसको जरा प्लीज देख लें। ये हो जाएगा P मल्टीप्लाई बाय P, और ये क्या हो जाएगा? P मल्टीप्लाई बाय P मल्टीप्लाई बाय P। तो कुल मिला के टोटल कितने P आ जाएंगे? P पावर 5। तो शॉर्टकट इसका क्या है? डायरेक्ट आना हो तो आप लिखें P पावर 2 प्लस 3 विच इज इक्वल टू P पावर 5। क्लियर हो रही है मेरी बात के नहीं? इसी तरह से अगर नेगेटिव पावर्स आ जाती हैं,
अगर क्या आ जाती हैं, नेगेटिव। पहली बात तो ये याद रख लें कि मल्टीप्लाई के अंदर पावर्स हमेशा क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, ऐड। लॉ ऑफ इंडेक्स में आगे भी पढ़ाऊंगा मैं इसको, तवज्जो रखें। हेलो भाईजान, इधर तवज्जो रखो। जिस्म में खारिश हो रही है, क्यों ऐसे नशेइयों की तरह से एक्ट कर रहे हो, तवज्जो रखो। यहाँ पे कभी खो जाते हो, कभी कोई मसला है, मुझे समझ नहीं आ रही क्या इशू है। गर्मी तो नहीं लग रही है? खिड़की खोल देता हूँ, क्योंकि मुझे महसूस हो रहा है आप पहले देखते मेरी तरफ हो, लेकिन मैं यूं करता हूँ लेकिन आप रिस्पॉन्स नहीं करते हो। क्या कोई इशू चल रहा है आपका? तवज्जो रखो यहाँ पे यार। अब बच्चों प्लीज ये चीज नोट करें, मेरे लिए बड़ी एक अजीब बात है कि आप देख मेरी तरफ रहे होते हैं लेकिन आप बिल्कुल खो जाते हैं। कमाल है, मैं कोई माधुरी दीक्षित थोड़ी हूं देख के खो जाते हो। और मैं हिलाता हूँ भाई इधर ध्यान दो, और अभी ऐसे इरिटेशन यूं कर रहे हो आगे से, मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या वजह है। तवज्जो यहाँ पे रखे। पता है एज ए टीचर बड़ी एक ऑब्जर्वेशन है, हम मेरी नहीं सारों की। और मैंने वो डेड बॉडीज बोलता हूँ ना, तो उसका मतलब ये होता है जाग जाओ यार, ज़ॉम्बीज बने हुए हो सारे। इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। पी स्क्वायर को जब इससे मल्टीप्लाई कराया जाएगा, नंबर मल्टीप्लाई होगा किसके साथ? देखिए एक बात याद, आप में से मेजॉरिटी बच्चा पता है काबिल है, काबिल बच्चा है, वो सिर्फ अपनी इन अहमकाना हरकतों की वजह से वो पीछे रह रहा है। मतलब बच्चे बुरे नहीं हो, आप सारों को बात समझ आती है कि नहीं आती? जब आपके दिल में बात उतरती है ना और टेस्ट में परफॉर्म नहीं होता, तो इसका मतलब है अल्लाह ने आपको दिमाग दिया हुआ है, अंडरस्टैंड कर लेते हो, आप उसको सही तरह से यूज नहीं कर पा रहे हो। ना आप घर जाके पढ़ रहे हो उसको, ना आप क्लास के अंदर जब मैं प्रॉब्लम्स करा रहा हूँ या कोई बात करा रहा हूँ तो आप उतना सीरियस ले रहे हैं उस चीज को। अब ये देखें, ये इंडिविजुअल आपकी एफर्ट है, ये मेरी एफर्ट नहीं है। मेरी एफर्ट यहाँ पर है कि मैं थ्रू आउट जो है 1.5 घंटा खड़े होकर चीखें मार रहा हूँ, आपको जगा भी रहा हूँ साथ साथ। अब अगर आप तवज्जो से सुनेंगे तो यकीन माने कि आपको बहुत ही अच्छी समझ आनी है, क्योंकि दोबारा तो नहीं समझाई जाएगी बातें। वंस एरिथमेटिक जो कि हो चुका था, अब वो दोबारा उसकी बारी नहीं आनी, अनटिल और अनलेस किसी टेस्ट में उसका जिक्र आ जाए तो तब उसकी प्रॉब्लम्स डिस्कस हो जाएंगे। अदरवाइज एरिथमेटिक का प्रॉब्लम अब क्या हो चुका है, क्लोज। अब अलजबरा के प्रॉब्लम्स की तरफ हम आएंगे और एक एक बात अलजबरा की डिस्कस करेंगे। जैसे एरिथमेटिक का कोई भी टॉपिक का सवाल, एरिथमेटिक का कोई भी सवाल है पास पेपर में, यू आर एलिजिबल, यू कैन सॉल्व दैट क्वेश्चन। अब कोई भी अरिथमेटिक का सवाल, इसी तरह अलजेब्रा के जब हम करेंगे तो कोई भी अलजेब्रा का सवाल उठाएं, आप कर सकते हैं उसको। क्लियर हो रही है मेरी बात क्या नहीं? सो तवज्जो यहां पे रखें, माइनस पी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, यूं समझें कि अभी अलजेब्रा करा रहा हूं तो बस अलजेब्रा का टॉपिक खत्म, तो CIE है अलजेब्रा का। इस तरह से पढ़ें। वक्त है आपके पास, लेट से 5 महीने हैं आपके पास, तो 5 महीनों में वक्त ज्यादा है, लेकिन ये 5 महीने सिर्फ अलजेब्रा के लिए नहीं है, ये मुख्तलिफ टॉपिक्स के लिए डिवाइड किए गए हैं। तो हर जो टॉपिक समझ लिया, अब इसको दोबारा पता कब देखेंगे, पास्ट पेपर्स के टाइम में देखेंगे, मतलब वो लेट जाके कहीं। तो इसलिए आपने उसको तवज्जो से सुनना है और आपने घर में उसकी प्रैक्टिस कंटिन्यूड रखनी है अपनी अपनी। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रैक्टिस आप थोड़ी ज्यादा एक्सटेंसिव प्रैक्टिस करें, तो एक किताब भी बता देता हूँ और एक टॉपिकल भी बता देता हूँ आपको। जो किताब है उसको बोलते हैं क्लासिफाइड, ये टॉपिकल, एक इसमें सिर्फ क्वेश्चंस लिखे हैं सारे मैथ्स के। ग्रीन कलर की किताब है, सिर्फ इसमें क्वेश्चंस हैं, सारे नहीं, इसमें से चंद एक क्वेश्चन। सॉरी नहीं, ये मुझे नहीं पता किसकी है, लेकिन क्लासिफाइड मैथ्स की ना, क्लासिफाइड है, इसमें ढेर सारे क्वेश्चंस गिवन होते हैं, सारे पुराने पास पेपरों में से, मतलब 1990 क्लासिफाइड मैथ्स बोलते हैं इसको। 1999, 2004, 2005 टॉपिकल क्वेश्चंस हैं उसमें, 2010, समझ रहे बात के नहीं, टॉपिक्स के सवाल हैं मुख्तलिफ डिफिकल्टी लेवल के। फिर इसके बाद एक और है टॉपिकल मैथ्स के पास्ट पेपर्स, ये फोटोकॉपी मिलेगी आपको इसकी कहीं से, आप इसकी फोटोकॉपी भी ले सकते हैं। अब टॉपिकल अगर आपने अपनी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए, जैसे मैं तो देता हूँ ना एडिशनल, मैं तो कस्टमाइज करके बना रहा होता हूँ, इस तरह से आप अपनी भी एक खरीद सकते हैं। ठीक है, ये दोनों मैंने किताबें लिख दी हैं, अगर आप अपनी प्रैक्टिस के लिए लेते हैं तो अच्छा रिसोर्स है ये। खैर, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3 p की पावर p स्क्वायर और p पावर -2 दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं,
तो 2 के अंदर ऐड हो जाएगा क्या, -2। जैसे मैंने भी कहा था ना कि मल्टीप्लिकेशन में पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड। तो इन दोनों की पावर्स को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे आपस में, p पावर क्या रहेगा 0, तो यहां पे आ जाएगा p पावर 5 -3। p पावर 0 साथ लिखना जरूरी नहीं है, बिकॉज यू नो दैट कि p पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। एनीथिंग एक्सेप्ट 0, अगर उसकी पावर 0 आ जाए तो वो हमेशा 1 के बराबर होती है, 0 नहीं, 0 की पावर 0 0 ही होगा। ठीक है, यहां तक बात समझ आई सारों को, या ग्रुपिंग करके करें, लेकिन इस मेथड के लिए खास वो अल्फाज इस्तेमाल करता है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर इस्तेमाल करें। जैसे आपने भी एक क्वेश्चन देखा, वो पास पेपर का सवाल था जिसमें लिखा हुआ था इस गिवन एक्सप्रेशन का स्क्वायर कंप्लीट करें, तो ये कहता होता है कि इसका स्क्वायर कंप्लीट करें। अब गिवन मिसाल के तौर पे एक सवाल आता है x² + 4x - 12। हमें इसकी ना कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि स्क्वायर्स होते किस तरह के हैं। स्क्वायर्स में जरूरी है कि क्या होना चाहिए, a² होना चाहिए। स्क्वायर में जरूरी है कि क्या होना चाहिए, 2ab होना चाहिए। स्क्वायर में जरूरी है कि उसमें क्या होना चाहिए, b का स्क्वायर होना चाहिए। या तो प्लस के निशान के साथ हो, या तो वो किस निशान के साथ हो, माइनस के निशान के साथ हो। बात समझ आ रही है कि नहीं, यानी कि कुछ निशानियां हैं स्क्वायर की, 2 स्क्वायर्स हो, बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं, क्या होने चाहिए, 2 स्क्वायर्स होने चाहिए। पहला स्क्वायर भी क्या होना चाहिए, दूसरा स्क्वायर भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, और दरमियान में एक एडिशनल टर्म होनी चाहिए जो कि इनफैक्ट क्या हो, प्रोडक्ट हो किस किस का, पहली टर्म और दूसरी टर्म और 2 का। प्रोडक्ट हो किसका, 2 का, पहली टर्म का और दूसरी टर्म का। बात समझ आ रही कि नहीं, पहली टर्म वो स्क्वायर वाला नहीं है, स्क्वायर के बगैर जो सा ये a है ना, ये पहली टर्म है, और ये अकेला b क्या है, ये दूसरी टर्म है। बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं, b दूसरी टर्म है, b स्क्वायर नहीं, वो तो स्क्वायर है ना, स्क्वायर के बगैर जो नंबर आता है 2a और b, इनका प्रोडक्ट होना चाहिए। जब ये तीनों बातें फुलफिल हो तो आप इसको कह सकते हैं कि ये किसके बराबर है, ये एक स्क्वायर उसका कंप्लीट हो जाता है, यानी कि ये बराबर है a + b होल स्क्वायर के, या तो a - b होल, मतलब 2ab वाली टर्म अगर नेगेटिव हुई तो ये माइनस होगा, अगर 2ab वाली टर्म पॉजिटिव हुई तो ये प्लस में जाएगा। बात समझ आ रही है कि नहीं। अब सुनिएगा जरा, सवाल की तरफ जब हम देखते हैं, इस सवाल की तरफ, इसमें तो पहला नंबर तो क्या हुआ है, क्या ये स्क्वायर बना हुआ है, क्या ये स्क्वायर बना हुआ है, यस। इसके साथ कोएफिशिएंट कौन है, 1 भी स्क्वायर है या नहीं है बताएं, सारे तो वही बने हैं। गर्ल्स आप लोग बताएं, क्या पुट करना चाहिए मुझे, यहाँ पे 2 पुट करना चाहिए, क्या करना चाहिए 2। अब आपको समझ आई मेरी बात की नहीं आई। अब मैंने फॉर्मूला का a² भी अचीव कर लिया था और 2 × a × b भी अचीव कर लिया था, मतलब ये वाली टर्म भी क्या हो गई, अचीव हो गई। अब यहां से आपको हिंट पता चलती है किसकी, कि b² क्या होना चाहिए, ये b था, यहां पे आपने क्या ले लिया, उसी नंबर का बोलो ना, उस नंबर का स्क्वायर ले लिया। यहां पे ये नंबर किसको रिजेंबल कर रहा है, 2 × a × b, a × b, ये किसकी निशानी है, कौन है ये आपका, ये आपका वो b था, कौन था ये आपका, -12 अपनी जगह पे लिखा हुआ है, ये स्क्वायर नहीं है, इसको मैं इसलिए थोड़ा साइड पे करके लिख रहा हूं। क्या कर रहा हूं, साइड पे करके लिख रहा हूं। मेरी बात सबको समझ आ रही है, सबको समझ आ रही है कि नहीं। अब सुनो जरा, मैं पेन चेंज करूंगा। यहां पे मुझे अभी तक तो इक्वेशन एक्सप्रेशन जैसे थी वो अभी बैलेंस्ड है, अभी मैं खुद से कोई चीज इसमें ऐड करवाऊंगा, क्योंकि मेरे फॉर्मूला में ये चीज कम थी ना, ये चीज क्या थी, ये कम थी। अब मैंने ये चीज डालनी है, यहां पे मैंने खुद से ये चीज यहां पे डालनी है। जब मैं खुद से ये चीज डालूंगा मतलब क्या, प्लस कराऊंगा क्या, 2 का स्क्वायर, खुद से कराया। आपको तो मैंने थोड़ी देर पहले सिखाया था कि भाई खुद से तो जब भी कुछ कराना हो बैलेंस तो करना पड़ेगा उसको, याद है कि नहीं। तो हमने जब +2 स्क्वायर खुद से, देखिए क्यों करा रहा हूं मैं इसलिए करा रहा हूं ताकि फॉर्मूला पूरा हो जाए, स्क्वायर कंप्लीट हो जाए।
बाकी जो एक्स्ट्रा चीजें बच रही हैं वो तो बचेंगी हमारे पास, लेकिन स्क्वायर एटलीस्ट हमारा पूरा हो जाएगा। स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। प्लस 2 स्क्वायर जब मैं खुद से कराता हूं तो मुझे इसको बैलेंस करने के लिए माइनस भी क्या कराना है? 2 स्क्वायर। माइनस भी क्या कराना है? 2 स्क्वायर कराना है। ये मैं खुद से करा रहा हूं। देखिए इसकी सवाल में कहीं पर भी ये नहीं गिवन के ये 2 स्क्वायर आपने डालना है। ये हम निकाल रहे हैं अपने ही क्वेश्चन में से, अपनी गिवन वैल्यूज में से ये हम 2 की वैल्यू निकालते हैं। ये जो 2 आया था ना, इसने हमें बताया कि यहां पे मेरा स्क्वायर ऐड भी करो और सब्ट्रैक्ट भी करो। मेरी बात समझ रहे सारी गर्ल्स एंड बॉयज के नहीं? एवरीवन प्लीज व्हाइट बोर्ड पे तवज्जो दें और मेरी तरफ तवज्जो दें। यहां पे आप अपनी मर्जी से 3, 4, 6, 7 नहीं डाल सकते। यहां पे सिर्फ 2 लगाना है। और ये 2 कौन बताता है? वो ये बताता है। नजर आ रहा है कि नहीं? कौन बताता है? ये बताता है। ये जो ब्रैकेट में 2 इंटू ए इंटू बी करके आया। मेरी बात सबको अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि नहीं हो रही? सब बच्चे बताइए। और क्या अभी भी ये जो पूरी बात है, क्या ये इसकी इक्वल नहीं है? इक्वल है ना। सिर्फ कुछ एडिशनल टर्म्स आपने बीच में इंट्रोड्यूस करा दिए। 2 स्क्वायर एडिशनल है और -2 स्क्वायर एडिशनल है। 2 स्क्वायर मैंने क्यों डाला? जस्ट एक लालच की वजह से कि हमारा स्क्वायर क्या हो जाएगा? स्क्वायर क्या हो जाएगा? स्क्वायर क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। जिनके मुंह थकते हैं ना बोलने से, वो बोल नहीं रहे हैं। आप बेटा आप बोल नहीं रही हैं। क्या होगा? 2 स्क्वायर आप जो ऐड करा रहे हो उसको बैलेंस करने के लिए माइनस भी कराया। अब जरा तवज्जो दें। इसको अगर मैं बीच में से निकाल दूं, ये क्या चीज है? क्या ये स्क्वायर है कि नहीं? क्या ये स्क्वायर है कि नहीं? ए का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस उसी बी का स्क्वायर। ये भी साथ लिखूंगा, ये यहां पे और ये यहां पे। ये बन जाएगा x प्लस है तो प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इज व्हाट? 2 का स्क्वायर इज -4 -12 इज हाउ मच? डायरेक्ट -16 लिख दूं, कोई मसला तो नहीं है। -4 -12 क्या लिख दिया? -16। ये हमने क्या कर दिया? उसका स्क्वायर कंप्लीट कर दिया। क्या कर दिया? स्क्वायर उसका कंप्लीट कर दिया। ऐसे स्क्वायर कंप्लीट करते हैं। क्लियर हो रही है सारों को मेरी बात के नहीं? यहां तक सबको समझ आई? 1 मिनट लेके इसको जरा डाइजेस्ट करें। व्हाइट बोर्ड की तरफ देखें, स्टेप्स को रिकॉल करें। जैसे आप जब कहते हैं ना a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर का जब फॉर्मेट बन जाता है तो अगला स्टेप क्या होता है? इसको कैसे लिखना? a प्लस बी होल स्क्वायर करके लिखना। और अगर ये इस तरह से आ जाए x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर, इसको कैसे करके लिखेंगे? x प्लस y का होल स्क्वायर। अब जब आप यहां पे देखते हैं ये क्या लिखा हुआ है? x का स्क्वायर। इसको अगर मैं नीट करके लिखूं तो वो लिखा हुआ है आपका x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2